आखिर क्यों ये लड़की मदद मांग रही है और इतनी सुनसान जगह पर ये कर क्या रही है, ये सब आपको आगे पता चलने वाला है। तो चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें 4 दोस्तों को दिखाया जाता है जिनका नाम जेफ, एमी, एरिस और टेजी है। तभी इनकी मुलाकात एक मैथी नाम के लड़के से होती है। मैथी यहाँ उन्हें एक ऐसी जगह के बारे में बताता है जो एक पिरामिड है, पर अब तक इसके बारे में कोई नहीं जानता क्योंकि ये जगह मैप के नक्शे पर ही नहीं है। तभी जेफ पूछता है कि तुम्हें इस जगह की जानकारी कैसे हुई। मैथी बताता है कि इस जगह की खोज उसके भाई ने की है और वो अभी भी वहीं है। मैं कल उस जगह के लिए निकल रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। और इसलिए ये चारों भी उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जहाँ इनके साथ मैथी का एक साथी भी होता है। और यहाँ पहुँचने के बाद वो ऑटो वाले से उस जगह पहुँचाने की बात करते हैं, पर ऑटो वाला वो जगह जाने से मना कर देता है क्योंकि वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन मैथी का दोस्त उसे ज्यादा पैसे देकर उसे उस जगह पर जाने के लिए मना लेता है और वो ऑटो वाला उन्हें उस जगह पर छोड़कर आ जाता है। तभी यहाँ आने के बाद एमी इस जगह को देखकर काफी डर जाती है, पर जैप उसे जैसे तैसे करके संभाल लेता है। यहाँ किसी के मोबाइल पर नेटवर्क भी नहीं था जिससे ये किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। इसके बाद वो यहाँ आगे बढ़ने लगते हैं, पर आगे बढ़ते हुए यहाँ रास्ता बंद हो जाता है। तभी दूर उन्हें बच्चे दिखाई पड़ते हैं। ये देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्योंकि ये बच्चे उन्हें देखकर जा रहे थे। तभी मैथी की नजर यहाँ बंद रास्ते पर पड़ती है और वो उस रास्ते को खोल देता है क्योंकि उसे लगता है कि आगे का रास्ता यही है जिसके लिए वो इतने दूर आए हैं। और आखिरकार ये लोग उस जगह पर पहुंच ही जाते हैं। यहाँ आकर मैथी ऊपर अपने भाई का कैंप देखता है कि तभी यहाँ एक बुजुर्ग इंसान आता है जो उन्हें अपने लैंग्वेज में यहाँ से भाग जाने को कहता है, पर ये लोग उनके लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे थे। जैप को लगता है कि उन्हें पैसे की जरूरत होगी और वो उन्हें पैसे देने लगता है, पर उनकी इस हरकत से वो और भी भड़क जाते हैं। तभी देखते ही देखते यहाँ और भी लोग आ जाते हैं जिनके पास धनुष बाण था। तभी वो तेजी को कैमरे के साथ देखते हैं जो सबसे पीछे झाड़ियों के पास खड़ी थी। ये देखकर वो उस पर भड़क जाते हैं और उन पर तीर चलाने की कोशिश करते हैं। और तभी यहाँ मैथी का दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो इंसान उस पर तीर चला देता है और वो बुजुर्ग उसे गन से शूट कर देता है। और इसके बाद वो उन लोगों को ऊपर की ओर इशारा करता है और वो सारे लोग डर के मारे ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ ऊपर चढ़ने के बाद मैथी अपने भाई को आवाज लगाता है और उसे ढूंढने लगता है। यहाँ वो सारे लोग उन्हें टेंट के आसपास खोजने लगते हैं, पर यहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी जेफ एरिफ से फोन मांगता है। एरिफ कहता है कि मेरे मोबाइल पर नेटवर्क नहीं है। और इसके बाद जेफ मैथी से फोन मांगता है। मैथी कहता है कि मेरा फोन तो उन लोगों ने ले लिया है। जेफ कहता है कि यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता तो जरूर होगा। और ये कहकर वो सब आसपास देखने लगते हैं और मदद के लिए आवाज लगाते हैं। तभी मैथी को उसका भाई नजर आता है जो झाड़ियों में पड़ा था। उसके चेहरे पर तीर लगा था और चेहरे गलने लगा था। तभी जेफ नीचे की तरफ देखता है और यहाँ उनकी संख्या पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो इन पर आंख गड़ाए बैठे हुए थे और अब जेफ को ये सारे चीज देख कर लगता है कि वो सारे लोग यहाँ बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। यहाँ से बचने का हमारे पास एक ही रास्ता है कि हमें शांत बैठे रहना होगा क्योंकि कोई ना कोई हमें यहाँ खोजता हुआ जरूर आएगा। वैसे अगर हम होटल नहीं पहुँचते तो वो हमें खोजने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म जरूर करेंगे और इसके बाद पुलिस हमें खोजते हुए यहाँ जरूर आएगी। वो यहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें एक ट्यून सुनाई देता है जो यहाँ एक कुएं के अंदर से आ रही थी। ये ट्यून सुनकर मैथी को लगता है कि ये उसके भाई का फोन है और वो उसे लेने के लिए उस कुएं में उतरने के लिए तैयार हो जाता है। और वो चारों मिलकर उसे रस्सी के सहारे से एक कैंडल पकड़ाकर उस कुएं में उतारते हैं। जहाँ उतरते हुए बीच रास्ते पर उसकी रस्सी टूट जाती है और वो सीधे नीचे गिर जाता है। अब इन चारों को मैथी के बारे में कोई खबर नहीं है कि मैथी के साथ नीचे क्या हुआ। और अब वो चारों मिलकर ये फैसला करते हैं कि वहाँ वो नीचे स्टेसी और एमी को भेजेंगे। तभी एमी कहती है कि नीचे जाने के लिए हम दोनों ही क्यों। तब जेप कहता है कि वहाँ नीचे से तुम हमें ऊपर नहीं खींच पाओगे, इसलिए नीचे तुम्हें ही जाना होगा। तभी यहाँ एमी नीचे जाने से डर रही होती है। ये देखकर स्टेसी अकेले जाने का फैसला करती है। स्टेंसी को भी एक कैंडल देकर रस्सी के सहारे नीचे उतारा जाता है जहाँ कुछ दूरी पर उसकी रस्सी खत्म हो जाती है। स्टेंसी नीचे देखती है जहाँ मैथी पड़ा हुआ है और वो उससे मदद मांगता है क्योंकि गिरने के बाद उसकी कमर पूरी तरह से टूट चुकी है और अब मजबूरन टेसी को नीचे कूदना पड़ता है जिससे उसके घुटने पर चोट लग जाता है। और अब वो उन्हें सारी बात ऊपर बताती है कि वो ठीक नहीं है, उन्हें जल्दी ऊपर खींचना होगा। ये सुनकर जैप उन दोनों से कहता है कि हमें उन्हें ऊपर लाने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। पर यहाँ एमी को ये सब चीज ठीक नहीं लगता। वो कहती है कि हमें नीचे जाकर उनसे हेल्प मांगनी चाहिए और इसके बाद वो नीचे उतरने लगती है और उसके पीछे यहाँ जैप भी आ जाता है। तभी यहाँ एमी अपना दोनों हाथ ऊपर करके उनसे हेल्प मांगती है
पर यहाँ एमी की बात कोई नहीं समझता और वो थक कर नीचे झाड़ों पे गिर जाती है और गुस्से से उसी झाड़ से उन्हें फेंक कर मारती है, जो सीधे एक बच्चे को जाकर लगता है। और यहाँ वो उस बच्चे से अलग हो जाते हैं और उस बच्चे को उसकी माँ के सामने गोली मार देते हैं और वो डर के मारे ऊपर आ जाते हैं। रात होने ही वाली थी कि इससे पहले वो लोग स्ट्रक्चर बनाकर तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ यहाँ स्टेंसी को वही ट्यून फिर से सुनाई पड़ती है। वो आसपास देखने लगती है कि ये ट्यून कहाँ से आ रहा है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता और अब वो ऊपर चिल्ला कर कहती है कि रात हो गई है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, तुम जल्दी से मुझे यहाँ से निकालो। के बाद वो एमी को स्ट्रक्चर के साथ नीचे भेज देते हैं और यहाँ दोनों मिलकर मैथी को उस स्ट्रक्चर पर लेटाते हैं और यहाँ उन्हें बारी बारी करके ऊपर खींच लिया जाता है। तभी यहाँ एमी कहती है कि हमें मैथी को कैंप में लेटा देना चाहिए। इस बात पर जैप कहता है नहीं, हमें कैंप पर दवाई या कुछ जरूरत के सामान खोजनी होगी और मैथी बाहर ही ठीक है। इसके बाद एमी को एक बैग के अंदर गाड़ी की चाबी मिलती है। वहीं जैप को एक एयरपोर्ट का टिकट मिलता है और इसका मतलब था कि मैथी का भाई कल यहाँ से जाने वाला था। जब वो कल यहाँ से जाएंगे तब उनके दोस्त उन्हें जरूर ढूंढेंगे और वो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आएंगे, क्योंकि मैथी ने इस जगह की मैप की कॉपी उन्हें दे दिया था। इसके बाद एरिफ यहाँ रखे हुए मशीन को चालू करता है जिससे लाइट जल जाती है। दूसरी और यहाँ स्टेसी एमी से कहती है कि हमने मैथी को यहाँ लाकर कोई गलती तो नहीं की है। एमी कहती है हमने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि कल उसके दोस्त खोजते हुए यहाँ आएंगे और हम सबको यहाँ से लेकर जाएंगे। और अब स्टेसी एमी सो जाते हैं। तभी रात में यहाँ एरिस भी आकर सो जाता है और सवेरे जब स्टेसी उठती है उसे अपने पैरों पर कुछ महसूस होता है। वो अपने पैरों को देखती है, यहाँ उसके पैर पर बहुत सारे झाड़ होते हैं जो उसके पैरों को पूरी तरह से जकड़े हुए थे। कुछ झाड़ तो उसके पैरों के अंदर घुस रहे थे। तब वो एरिफ को आवाज लगाती है। तब एरिफ यहाँ आकर उसके पैर को जकड़े हुए उस झाड़ को निकाल कर बाहर फेंक देता है। इधर मैथी एमी को आवाज लगाता है कि कोई चीज उसके पैरों को काट रही है और एमी यहाँ आकर उसके कंबल हटाकर देखती है और यहाँ सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस झाड़ ने मैथी के पूरे पैर को खोखला कर दिया था। ये देखकर वो जैप को आवाज लगाती है। तभी यहाँ जैप आता है और उसके पैर से वो झाड़ निकाल कर फेंक देता है और उसके पैर को रस्सी से अच्छी तरह से बांध देता है ताकि वो झाड़ उसके पैर पर ना घुसे। इसके बाद फिर से उन्हें ट्यून सुनाई पड़ती है और इस बार वो मसाल लेकर फिर से उस कुएं के अंदर उतरते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई फोन उसे उस कुएं के अंदर मिल जाए और वो अपने लिए मदद बुलाकर यहाँ से सुरक्षित निकल पाए, क्योंकि नीचे सब कुछ उनके सोच से बिल्कुल अलग था। क्योंकि जैसे ही वो मसाल लेकर नीचे उतरते हैं और ट्यून की ओर आगे बढ़ते हैं तब उन्हें एक लड़की दिखाई पड़ती है और वो उस लड़की के पास जाकर देखते हैं तो वो लड़की मरी हुई थी और उसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं। आगे वो देखते हैं कि वो ट्यून किसी मोबाइल से नहीं बल्कि उस झाड़ में खिले हुए फूल से आ रही थी और ये देखकर वो यहाँ से जान बचाकर भागने लगते हैं, पर वो झाड़ इनके जान के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वो समय रहते वहाँ से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर एरिक और जेफ को सारी बात बताते हैं। पर ये सोचने वाली बात थी कि भला कैसे एक फूल से इस तरह का ट्यून निकल सकता है। एमी कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन हम नीचे नहीं जाएंगे। एमी कहती है हमें नीचे उन लोगों के पास जाकर मदद मांगनी ही पड़ेगी। तभी यहाँ जेफ कहता है हम नीचे नहीं जा सकते क्योंकि वो हम पर घात लगाकर बैठे हुए हैं और हम जैसे ही नीचे जाएंगे वो हमें मार देंगे। वो दोनों जेफ को बहुत फोर्स करते हैं, पर जेफ चिल्लाकर कहता है 10 टूरिस्ट एक साथ गायब हुए हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है। वो कल हमें खोजते हुए यहाँ जरूर आएंगे। अगली सुबह वो यहाँ जो बचा हुआ खाना था उसे मिल बांट कर खाते हैं, क्योंकि अब उनके पास खाना भी खत्म हो चुका है। पानी भी यहाँ थोड़ी सी मात्रा में बची हुई है। यहाँ जेफ मैथी को पानी पिला रहा होता है। तब वो उसकी पैर की हालत देखता है, जिससे देखकर यही लग रहा था कि मैथी अब मर जाएगा। और वो यहाँ आकर उन तीनों से मैथी के बारे में बात करता है। अगर हम उसके पैर को काट कर अलग नहीं करेंगे उसके पैरों पे इन्फेक्शन हो जाएगा और वो मर जाएगा। यहाँ जेफ मैथी से इस बारे में बात करता है और मैथी अपनी हालत देखकर इसके लिए तैयार हो जाता है। अब जेफ एक पत्थर लेकर उसके पैर को तोड़ देता है और गर्म तावा में उसके पैर को सेकता है ताकि खून ज्यादा न बहे। इन सारी घटनाओं में आप सोच सकते हैं कि मैथी को कितना दर्द हुआ होगा। खैर अब रात हो जाती है। तभी एरिस और एमी बाहर बात कर रहे होते हैं, जिसे देखकर स्टेसी को गलतफहमी होती है और वो लड़ने लगते हैं। दूसरी बात ये भी थी, इन सारी घटनाओं की वजह से स्टेसी की दिमागी संतुलन खराब हो चुका था। पर इस बीच यहाँ मैथी के अंदर वो झाड़ घुस जाती है, जिसे जेफ देख लेता है। इससे पहले कि जेफ यहाँ कुछ कर पाता, वो झाड़ियाँ मैथी की जान ले चुकी थी। अब वो उन झाड़ियों को निकालने लगता है। ये देखकर स्टेसी कहती है मेरे अंदर भी वो झाड़ियाँ घुस चुकी है, वो मेरे हड्डियों में है, वो मेरे दिमाग में घुस रहे हैं। और चाकू उठाकर उन्हें दिखाने के लिए खुद को काटने की कोशिश करती है, पर जेफ उसे रोक लेता है। यहाँ उसकी चीखें सुनकर झाड़ पर लगे हुए फूलों से अजीब तरह की आवाज आने लगती है। अगली सुबह जेफ और एमी बात
कर रहे होते हैं। तब यहाँ एरिक आकर उन्हें टेंट के अंदर ले जाकर स्टेंसी की बॉडी दिखाता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर वो झाड़ घुस चुके थे। तब यहाँ जैप उसके बॉडी पर जहाँ जहाँ वो झाड़ दिख रहे थे वहाँ शराब डालकर वो चाकू से काटता है और उस झाड़ को बाहर निकालता है, जिससे स्टेंसी को काफी दर्द हो रहा था। और इसके बाद एमी उसे पीने के लिए शराब देती है ताकि वो शांत रहे। लेकिन जब वो शराब पी रही होती है तब उसके सिर पर फिर से एक झाड़ दिखाई देता है, जिसे तीनों देख लेते हैं पर चुप रहते हैं। तब स्टेंसी उनसे कहती है कि तुमने फिर से वो देखा है, और अब वो तीनों उन्हें जैसे तैसे करके समझा लेते हैं। और अब ये चारों टेंट के अंदर सोए होते हैं। तभी यहाँ स्टेंसी बाहर निकलकर चाकू खोजने लगती है और इसके बाद वो अपनी ही बॉडी को काटने लगती है। आगे ये तीनों टेंट से बाहर निकलते हैं। तब वो देखते हैं कि स्टेंसी ने उस चाकू से अपनी पूरी बॉडी को काट डाला है और वो पागल की तरह हरकत कर रही है। यहाँ जैप उसे समझाने के लिए उसके पास जाता है, पर वो जैप का हाथ काट देती है। इसके बाद एरिक उसे समझाने की कोशिश करता है, पर स्टेंसी यहाँ घूमकर एरिक के सीने में वो चाकू गड़ा देती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है और उसकी बॉडी को वो झाड़ खींचते हुए ले जाते हैं। यहाँ स्टेंसी को उस झाड़ की वजह से काफी दर्द हो रहा था और इसलिए वो जैप से कहती है कि मुझे मार डालो, क्योंकि मैं इसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद जैप उसे मार देता है और यहाँ बस 2 आदमी ही अब जिंदा बचे हुए हैं। तभी जैप एमी को बचाने के लिए एक प्लान बनाता है और कहता है कि मैं नीचे उनका ध्यान भटकाऊंगा और इस बीच तुम तेजी से भागते हुए यहाँ से चले जाना। और अब जैप एमी के चेहरे पर स्टेंसी का खून लगा देता है और वो एमी को उठाकर नीचे ले जाता है और उनके सामने रख देता है। इसके बाद जैप उनसे बात करने लगता है, उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। तभी एक आदमी जैप को तीर लगा देता है और इस बीच एमी तेजी से भागने लगती है। तभी भागते हुए उसे गन की आवाज सुनाई पड़ती है और इसका मतलब था कि जैप भी अब मर चुका है। और अब एमी गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से भागने लगती है और तभी हमें एमी के चेहरे पर फिर से वो झाड़ दिखाई पड़ता है। दरअसल ये झाड़ उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाता था जिनके बॉडी से खून बह रहा हो या किसी भी तरीके का चोट लगा हो, और यही वो वजह थी जिसके कारण उस झाड़ के आसपास जाने वाले लोगों को वो गांव वाले जिंदा आने नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वो श्राप कहीं उन्हें न लग जाए। और मूवी की शुरुआत में जो हमें लड़की दिखाई गई थी, दरअसल वो मैथी के भाई के साथ थी। मैथी का भाई यहाँ पहुँचने के बाद बिल्कुल इसी तरह से ही मारा गया था, इसी वजह से उसकी बॉडी इन झाड़ियों के बीच थी। एक साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।